Hey guys, this is Shivanshu Kumar Namdev and here we are discussing about the one of the most important topic of 11th class, which is classification and most specifically five kingdom classification। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या है क्लासिफिकेशन, इसका क्या लेना देना है ऑर्गेनिजम्स से, तो दुनिया के पूरे ऑर्गेनिजम्स को अगर देखा जाए तो हमारे अर्थ प्लेनेट पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी कई सारी वेराइटीज हैं, कई सारी स्पीसीज हैं, लगभग मिलियंस में हमारे पास स्पीसीज मौजूद हैं। उनमें प्लांट्स भी हैं, उनमें एनिमल्स भी हैं, उनमें बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, ये सारे उसमें क्रिएचर्स आते हैं। तो स्टडी के लिए कि उनको ईजिली स्टडी किया जा सके, उनको उनकी ग्रुपिंग की जा सके और इजीली उनके कैरेक्टर्स का पता लगाया जा सके, जो हमारे लिए रिसर्च में आगे हेल्प कर सके, हम सारी चीज़ों को बहुत इजीली सीक्वेंस्ड फ्रेगमेंट में समझ सकें, इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को सिमेट्री में रखने के लिए या सिस्टमेटिक स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसी तरह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं हम सारे के सारे उन ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे प्लेनेट अर्थ पर मौजूद हैं। तो टाइम टू टाइम अलग अलग जो हमारे मतलब रिसर्चर्स हुए हैं एंशिएंट टाइम से लेकर, चाहे फिर वो जूलॉजिस्ट हों चाहे फिर वो बॉटनिस्ट हों, उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। लेकिन हमने सबसे स्पेसिफिक बात की है काय की फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इसलिए क्योंकि ये सबसे एक्सेप्टेड है अब तक। इसके बाद सिक्स किंगडम भी आया, सेवन किंगडम भी आया, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली जो पूरी दुनिया है वो डिवाइड की गई है फाइव किंगडम्स में और हम इसी को फॉलो करते आ रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, हिस्ट्री से हम बात करें, तो कैरोलस लिनियस एक मतलब आप उनको मतलब साइंटिस्ट कह सकते हैं, बॉटनिस्ट कह सकते हैं, जो भी आप इसको परफेक्ट कैटेगरी में रखना चाहें। उनने जितने भी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया या जितने भी ऑर्गेनिजम्स को उनने ऑब्जर्व किया, उनने सिर्फ दो कैटेगरीज बनाई। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैरोलस लिनियस ने दो कैटेगरीज में रखा। वो कैटेगरीज कौन सी थी? जो कैटेगरीज हम अपने आसपास देखते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई सारे प्लांट्स उन्होंने ऑब्जर्व किए, कई सारे एनिमल्स ऑब्जर्व किए और कैरेक्टर्स के बेसिस पर या हैबिट्स के बेसिस पर, उनके फूड हैबिट्स के बेसिस पर उन्होंने कहाँ रखा, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है, उस समय के हिसाब से ये जो क्लासिफिकेशन है आप मान सकते हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड है। धीरे धीरे साइंस की प्रोग्रेस हुई, चीज़ें डिस्कवर हुई, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, सेल की स्टडी हुई, टिश्यू की स्टडी हुई, फीडिंग पैटर्न्स की डिस्कवरी हुई, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की डिस्कवरी हुई। तो कहीं जाके फिर साइंटिस्ट को लगा कि जो अभी लीनियस का ये हमें इनको लिखते हैं कैरोलस लीनियस, सी और लीनियस के फॉर्म में लिख देते हैं कैरोलस लीनियस। तो इनका जो बनाया हुआ क्लासिफिकेशन है ये ठीक है, लेकिन कई सारी चीज़ें इनके क्लासिफिकेशन से छूट गई हैं। जैसे कि हम बात करें छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ज़मीन पर या पूरी धरती पर, कई सारे तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आजकल हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो कोई भी इनके लिए परफेक्ट प्लेस यहाँ पर नहीं मिला है। सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनको प्लांट्स या एनिमल्स में कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिरकार उनको डिवाइड करने का स्केल क्या हो, किस बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाए, कितनी कैटेगरीज बनाई जाए। तो यहां से धीरे धीरे क्लासिफिकेशन का स्टार्ट हुआ। कैरोलस लिनियस को एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना जाता है, वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आजकल जैसे हम देखते हैं कि एक कोई भी प्लांट है या एनिमल है, उसके लिए साइंटिफिक नेम दिया जाता है। प्लांट्स के केसेस में आप उसे कह सकते हैं बॉटनिकल नेम एंड एनिमल्स के केसेस में आप कह सकते हैं जूलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम दिया गया ये कॉन्सेप्ट किसके थ्रू है? कैरोलस लिनियस के थ्रू है। दुनिया में कई तरह की स्पीसीज हैं, ऐसी स्पीसीज जैसे मैंगो है तो वो हमारे इंडिया में भी है, वो ब्रिटेन में भी है, वो अमेरिका में भी है, वो कहीं भी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो आप इंडिया में उसका कोई नाम अलग है, जैसे हम आम कहते हैं। हो सकता है कि ब्रिटेन की अगर इंग्लिश लैंग्वेज हमारे यहाँ ना आई होती तो वहाँ मैंगो कहा जाता, अमेरिका में कुछ अलग, जर्मनी में कुछ अलग उसकी लैंग्वेज। तो यूनाइट कैसे करें, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नाम से कैसे जाना जाए। तो इस कॉन्सेप्ट की
को स्टार्ट किया कैरोलस लिनियस ने कि पूरी दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा जो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल मतलब दो नामों से मिलकर। जैसे कि हम बात कर लें सबसे कॉमन ह्यूमन की ही बात कर लें हम, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस में होमो एंड सेपियंस। होमो क्या है, जेनेरिक नेम है, एंड सेपियंस क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो हम इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम बात कर रहे थे कि कैरोलस लिनियस ने स्टार्ट किया था प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई करना, और उन्होंने इन्हीं की 2 कैटेगरीज बनाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई सारे प्लांट्स को उन्होंने स्टडी किया। लेकिन अब जैसे जैसे एनिमल्स की जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी हुई टाइम के साथ, हम देखते हैं कि अभी भी साइंटिस्ट कई तरह की नई स्पीसीज, चाहे वो वायरस की हो, बैक्टीरिया की हो, या कोई नया ऑर्गेनिज्म हो, कोई नया प्लांट हो, उसको डिस्कवर करते रहते हैं। तो इसी तरह से नए नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए, नए नए साइंटिफिक मेथड्स डेवलप हुए। हमने जो लाइफ का एसेंस है वो समझा, सेल के बारे में समझा, रिप्रोडक्शन के बारे में समझा, फीडिंग हैबिट्स के बारे में समझा, और धीरे धीरे क्वेश्चन अराइज हुआ कि पूरी दुनिया को हम सही तरह से कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कैसे सही तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि स्टडी में हमारे लिए सहूलियत हो जाए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जिसे हम कहते हैं W.H. विटेकर। साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था, W.H. विटेकर। और इन्होंने ये क्लासिफिकेशन कब दिया था, 1869 में। पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या लिविंग प्लैनेट अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्होंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिनको आप कह सकते हैं सबसे फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे फर्स्ट है मोनेरा, फिर इसके बाद प्रोटिस्टा, इसके बाद थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी, एंड सबसे लास्ट में एनिमेलिया, जिसमें हम खुद आते हैं, मतलब होमोसेपियंस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को इन्होंने इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैसे, लेकिन किस बेसिस पर किया, आखिर क्या उन्होंने मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आउट किए जिसके बेसिस पर उन्हें लगा कि ये 5 कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट या जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि W.H. विटेकर ने कौन से ऐसे बेसिस देखे जिसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। मेन इन्होंने 3 से 4 चीजें डिस्कवर की यहां पर या ऑब्जर्व की। सबसे फर्स्ट जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सेल, कि कोई भी सेल कितनी कॉम्प्लेक्स है। हम पॉइंट टू पॉइंट मतलब डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं काय के बारे में, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सेल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में 2 तरह की सेल होती हैं, या ऑर्गेनिजम्स के पास जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं 2 तरह की सेल्स से पूरा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है वो बना हुआ है। उनमें से फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो यहां पर एक वेरिएशन उनको ये समझ में आई कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, और जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बर्ड की तरफ जाएं, थोड़ी सी ये सेल बायोलॉजी वाली चीज आ गई है जहां पे हम सेल की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक बर्ड को ब्रेक करें तो प्रो एंड कैरियोटिक, तो यहां पे 2 वर्ड निकल के आते हैं जिनको आप कह सकते हैं प्रो प्लस कैरियन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है प्रो मतलब एंशिएंट स्ट्रक्चर या एंशिएंट फॉर्म,
और कैरियन मतलब, कैरियन ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां से एक मतलब जनरेट होता है या एक मीनिंग जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं एंशिएंट न्यूक्लियस। एंशिएंट या कह सकते हैं कि प्रीडोमिनेंट, जो पहले से चला आ रहा है, या जो सबसे फर्स्ट या बहुत समय पहले जो एग्जिस्टेंस में था, या सबसे पहले यहां से चीजें स्टार्ट हुई हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस डेवलप काइंड का नहीं है, जिनके पास एंशिएंट न्यूक्लियस है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा न्यूक्लियस है जो कि डेवलप नहीं है और कौन सा जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है? तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पूरे सेल में। अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अंदर की तरफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जिसे कि हम सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट कहते हैं। जी हमने क्या बनाई? यूकैरियोटिक सेल बना ली मान लो। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस वो पार्ट है जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मान लो डीएनए ह्यूमन के केस में है, ठीक है। और बाहर की तरफ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो कहीं गोल्जी बॉडी होती है, तो कहीं पे सेंट्रोसोम होता है, कहीं पे प्लास्टेट या वैक्यूल्स हो सकती हैं, कहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है। तो ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में। तो ये है यूकैरियोटिक सेल की बात। हम बात कर रहे थे एंशिएंट न्यूक्लियस के बारे में या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के बारे में। दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हम अपनी सेल की बात करें तो न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि पूरे न्यूक्लियस को कवर करने का काम करती है। और इसकी वजह से न्यूक्लियस बाकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स से डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में इस तरह की सुविधा नहीं है। प्रोकैरियोट्स की सेल हमने मान लो ये बनाई है, तो यहां पे क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेंट्रल पार्ट की तरफ बस ऐसा स्कैटर्ड होता है। यहां पे स्पेसिफिक न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है, मतलब एक बाउंड्री होगी लेकिन स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है, जिसकी वजह से ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स के साथ मिले हुए होते हैं। आप यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सेंट्रल पार्ट है वो स्पेसिफिकली डिटरमाइंड हो रहा है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्म निकल के आया है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सेल। तो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है। पूरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस सही तरह से डेवलप नहीं है और इनके सेल में हमारी तरह ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है एचएस, ठीक है, ना ही गोल्जी बॉडी है, ना ही क्लोरोप्लास्ट है, ना ही, तो इस तरह की जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जरूरी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो इनके पास नहीं है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये एक डेवलप काइंड की सेल नहीं है, और जबकि ये जो दूसरी हमारी सेल है मान लो ये डेवलप काइंड ऑफ सेल है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया है, और इसे क्या कहा गया है? यूकैरियोटिक सेल कहा गया है। तो हमने एक डिफरेंस खोज लिया, बेसिस ऑफ डिफरेंस, कि जिसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं। और एक साइंटिफिक लॉजिक है ये पूरा का पूरा, जिसको कहा गया है नेचर ऑफ सेल, जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये फर्स्ट बेसिस जो था वो W.H. बिटेकर ने ऑब्जर्व किया। फिर इसके बाद उनने सेकंड चीज क्या ऑब्जर्व की? उन्हें एक और चीज ऑब्जर्व की जो था फूड पैटर्न या फीडिंग हैबिट्स, जिन्हें आप कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की फीडिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं। अब कैसे अलग होती हैं फीडिंग हैबिट्स, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है बेसिस का? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है सेकंड? फीडिंग हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मेनली कह सकते हैं, और अगर इनको और आगे क्लासिफाई किया जाए तो कई सारी कैटेगरी हम बना सकते हैं। मेन सबसे पहले हम कहें कि फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं, कि
किसी भी ऑर्गेनिज्म का खाना लेने का तरीका क्या है, किस तरह से वो फूड कंज्यूम करता है या उसको फूड कैसे मिलता है। तो एक हम जैसे प्लांट्स की ही बात करें, प्लांट्स और एनिमल्स, दो चीज़ों को हम पहले लेके चलें, तो हम कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, लाइट की प्रेजेंस में, जो कि सनलाइट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के पास जो क्लोरोप्लास्ट होता है या जो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज, जिसे हम प्लांट्स का फूड कहते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो प्लांट्स के पास ये प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से वो अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हम एनिमल्स की बात करें, तो कोई भी एनिमल के पास ये प्रोसेस इनबिल्ट नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। हम क्या करते हैं, प्लांट से कलेक्ट करते हैं, जो भी प्लांट में फ्रूट है या सीड है, जो भी उसकी लीव्स हैं, उनको कलेक्ट करते हैं और वो हमारे फूड का सोर्स होती हैं। इसके अलावा जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए फूड का सोर्स क्या है, एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब हम इसे कैटेगराइज कैसे करें, मतलब जो हमने बात कही कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। इस टर्म को हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो सेकंड बेसिस है, आप इसको क्या कह सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें टाइप है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि प्लांट्स ग्रीन होते हैं इसलिए इसको ग्रीन कलर से ही हमने इंडिकेट कर दिया है। अब इसके बाद सेकंड जो है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, लेकिन वो अपना फूड ले लेता है किसी ना किसी तरीके से, या तो प्लांट से या दूसरे एनिमल से। इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने एक ये वेरिएशन देखी। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक तो सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। सारे ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डायमेंशंस को और थोड़ा पुश कर दें तो ये कैटेगरी और बढ़ जाती है। एक्चुअली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अभी तक हम क्या मान रहे थे कि ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, जहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेकिन कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम जिनको कहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया आते हैं कुछ, वो भी अपना फूड बनाते हैं, लेकिन उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अलग तरह से अपना फूड बनाते हैं। तो यहां पर ऑटोट्रॉफिक डिवाइड हो गया। ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है इसकी दो ब्रांचेस बन गई। कौन कौन सी दो ब्रांचेस बन गई, पहला तो है फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्म कर लेते हैं, लाइट की प्रेजेंस में मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, वो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जिनमें आते हैं सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में तो फूड नहीं बनाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर केमिकल्स या कह सकते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में तो फूड नहीं बनाते हैं, लेकिन केमिकल्स के फॉर्म में अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में या लाइट की प्रेजेंस केमिकल्स की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। इनको क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मोस्टली इनमें क्या आते हैं, पर्पल बैक्टीरिया आप रख सकते हैं, या मेनली हम अभी मान के चलें, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम मान के चलें कि सम बैक्टीरिया हैं जो कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू अपना काम चलाते हैं।
तो ये तो एक चीज हो गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए उसे फूड की जरूरत तो है, तो वो अपना फूड कैसे मिलेगा उसे? तो आप नेचर में दो तरह के ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आप जितनी कैटेगरीज देख सकते हैं वो यहाँ पे इन 3 पॉइंट में सिमट जाएंगे, जिनमें से फर्स्ट है प्लांट्स, सेकंड है एनिमल्स एंड थर्ड है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल या डेड ऑर्गेनिजम्स। कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? डेड ऑर्गेनिज्म, और उसके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है इसलिए उसको क्या कह देते हैं? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में दोनों चीज आ सकती हैं, या तो डेड प्लांट्स हो सकते हैं या डेड ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो इन 3 चीजों पर जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो अगर हम हेटेरोट्रॉप्स में इन 3 बेसिस पर कैटेगरीज बनाए तो उनको हम क्या नाम देंगे? यहां पर 2 अलग अलग मतलब कैटेगरी बनाई जा सकती हैं, जिनमें से फर्स्ट तो है कि जैसे हम हैं, मान लो हम हैं होमोसेपियन जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, तो यहां पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? एक तो मान लो ह्यूमन है, इसके बाद एनिमल्स हैं सारे के सारे, ठीक है, फिर इसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप देखते हैं कि कोई मान लो घर में रैट मर गया, चूहा मर गया, तो उसमें से कुछ दिन बाद स्मेल आने लगती है बहुत बेकार, तो उस पर छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं और उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए फूड डेवलप कर रहे हैं वहाँ से। और हमने अभी क्या कहा था कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से फूड लेने वाले भी कहाँ आएंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे हमने कहा था अभी कि ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, इनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर रिएक्ट करते हैं और अपना फूड वहाँ से गेन करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी हो गई जहाँ से W.H. बिटेकर ने एक बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन के लिए कि ये क्लासिफिकेशन का बेसिस हो सकता है। तो मोस्ट सिंपल अगर हम सबसे पहले कहें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से फूड बना लेते हैं, इनकी एजेंसी अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है ये लाइट से, सनलाइट से बनाए, या हो सकता है ये अलग अलग तरह के केमिकल्स के थ्रू रिएक्ट करके अपना फूड बनाए। तो उनमें से 2 कैटेगरी बनेगी, जिनमें से फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, हर्ब्स, ट्रीज, एल्गीज भी आ सकते हैं, कुछ जो ग्रीन एल्गीज होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है कीमो ऑटोट्रॉफ, उसमें बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज आती हैं। फिर इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो खुद से फूड नहीं बना सकते लेकिन फूड के लिए प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें से ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फूड के लिए ये 3 एजेंसीज पर डिपेंडेंट होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है प्लांट, सेकंड है एनिमल और थर्ड जो हम बना सकते हैं वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट रहने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स कहाँ आते हैं? सेप्रोफाइट्स में आते हैं। ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन भी कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद अब उन्होंने और कौन सा बेसिस बनाया जिसके बाद उन्होंने क्लासिफिकेशन किया? यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें, और कहीं कहीं पे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये दोनों पॉइंट मिलेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद थर्ड जो बेसिस बना वो था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि अपनी प्रोजेनी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ये इनबिल्ट पावर है या ये वाइटल कैरेक्टरिस्टिक है उसका कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन, जहां पर एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है पुराने ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जिसमें उसी काइंड की स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मान लो ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक किसके होंगे, ह्यूमन के होंगे। जो प्लांट है, मान लो चाइना रोज का प्लांट है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, चाइना रोज के जैसे होंगे। कोई फिश है, फिश ने रिप्रोडक्शन किया, नया जो ऑर्गेनिज्म बना उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, फिश के जैसे होंगे। तो यहाँ पे मोड अलग अलग हो सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है सेक्सुअल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद है एसेक्सुअल। ठीक है, तो अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है। सबसे फर्स्ट चीज जो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉम्प्लेक्स काइंड का रिप्रोडक्शन है, और जो एसेक्सुअल है वो सिंपलर काइंड का रिप्रोडक्शन है। होता क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों हमने एक दूसरे को डिफरेंस किया है। सेक्सुअल सेल की या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप जब भी बात करें तो यहां पर पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन करने का काम करती हैं, या जो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने का काम करती हैं, उसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स बॉडी में होती हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कई तरह की सेल्स उसके अंदर होती हैं, लेकिन हर एक सेल रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर सकती हैं। इसके लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम कहते हैं सेक्सुअल सेल्स, या इनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्शन होता है नए ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम कहते हैं, मतलब इंसेक्स सेल्स को हम क्या कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं। गैमीट्स आगे जाइगोट बनाता है, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो एक नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में डेवलप होता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ऐसी किसी भी टाइप की स्पेसिफिक सेल्स नहीं होती हैं। यहाँ बॉडी की सेल्स के थ्रू ही एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, या एक चीज यहाँ पे हम इंक्लूड करें कि सिंगल पेरेंट के थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है, फिर वो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही यह है कि मेल एंड फीमेल दोनों तरह की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या दोनों तरह की रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। जबकि एसेक्सुअल सेल्स में किसी एक ही पेरेंट से काम चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस है, बाई पेरेंटल प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोनोपेरेंटल प्रोसेस है। अब यहाँ से एक चीज और क्रिएट होती है कि बाई पेरेंटल है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए इनमें वेरिएशंस होती हैं। आप देखोगे कि कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान की तरह हूबहू नहीं दिखता है, किस वजह से है, बाई पेरेंटल प्रोसेस होने के कारण। लेकिन जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, जो लोअर काइंड्स के प्लांट्स में या ऑर्गेनिजम्स में होता है, वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे हुआ है, सिर्फ एक पेरेंट्स के थ्रू, और सिर्फ एक पेरेंट के थ्रू हुआ है, और वहीं से पूरा डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट्स से पूरा रिसेंबल करता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन्स भी कहते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट बेसिस जो आर.एच. विटेकर ने ऑब्जर्व किया और इसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नाम दिया। फिर इसके बाद एक और चीज है जिसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसको विटेकर ने इसमें इंक्लूड किया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फाइलोजेनी होती क्या है। फाइलोजेनी का मतलब ये है, या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो जब ऑर्गेनिजम्स को इस पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन की प्रोसेस के थ्रू कैसा रिलेशन है, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनी। अब जैसे हम बात करें कि धरती को बहुत सारा समय हो गया, लगभग 20 करोड़ साल की बात करते हैं हम, और यहाँ पे लाइफ को इमर्ज हुए भी बहुत समय हो चुका है, लेकिन जो लाइफ थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म से डेवलप हुई थी, और सिंपलेस्ट से आज हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। तो उनके बीच में कहीं ना कोई लिंक रही होगी, जब ही तो हम इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए हैं एक सेल के थ्रू, जैसे कहा जाता है कि जो सिंपल सेल थी लाइफ की, तो पूरे एवोल्यूशन में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जो मंकीज हैं या जो गोरिल्ला हैं वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो इसी तरह से एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से एवोल्यूशन के टर्म में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जिसे हम क्या कहते हैं फाइलोजेनी।
इसकी स्टडी को और इन रिलेशंस को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट करने की बात की गई कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवोल्यूशन टर्म्स। तो ये 4 बेसिस हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने से पहले ऑब्जर्व किए गए आर.एच. बिटेकर के थ्रू, जिनमें से फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सेल, मतलब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, फीडिंग हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑटोट्रोफिक नेचर एंड हेटेरोट्रोफिक नेचर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, और इसके बाद लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बेसिस पर आर.एच. बिटेकर ने पूरे दुनिया को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। अब हमें बात करनी है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हर एक जो किंगडम है वो दूसरे से डिफरेंट क्यों है, इसके बारे में हम बात करते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम मतलब जो कि स्टार्ट होता है किंगडम मोनेरा से और एंड होता है किंगडम एनिमेलिया पर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. बिटेकर, जिसमें से सबसे फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनको आप कह सकते हो। खैर साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, तो धीरे धीरे यहाँ भी आपको कई एक्सेप्शंस के बारे में पता चलेगा। इनसे भी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको देखने मिल जाएंगे जिन्हें आप वायरस कह सकते हैं, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिली है। वायरस एक ऐसा क्रिएचर है। फिर इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फिर इसके बाद है प्लांटी जिन्हें हम प्लांट्स भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में एनिमेलिया जिन्हें हम एनिमल्स कहते हैं। ये तो बात हुई कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब ये इनके बीच में डिफरेंस कैसे है, मतलब क्या इनके बीच में डिफरेंस है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है जहां अपन बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, इनके बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में। ऑल इज अबाउट व्हाट बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ दिस 5 किंगडम्स। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा बेसिक कैरेक्टर हमने रखा है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो अभी अपन बात कर रहे थे। अच्छा एक चीज और, जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स, जैसे हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर बहुत छोटी है। तो दुनिया में एक और टाइप से मतलब क्लासिफाई किया जा सकता है ऑर्गेनिजम्स को, वो है कि नंबर ऑफ सेल्स। तो कुछ सेल्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं जैसे कि अमीबा, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर जैसे कि ह्यूमन, प्लांट्स, कई सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और जो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में, तो हमने 2 तरह की कैटेगरीज बनाई थी, वो थी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो अब हमें ये देखना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं और कौन से ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं। तो किंगडम मोनेरा की अगर जब भी आप बात करेंगे, ये पूरी तरह से प्रोकैरियोट्स है। इन ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर मौजूद होती है। इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, प्रोकैरियोटिक। फिर इसके बाद जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ये यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, या सिंपल सी बात कही जाए तो मोनेरा को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं नेचर में। ये भी हैं यूकैरियोट्स, प्लांटी भी यूकैरियोट्स हैं, और एनिमेलिया भी यूकैरियोट्स होते हैं। तो जो आर.एच. बिटेकर ने फर्स्ट बेसिस बनाया था, हमने उसके बेसिस पर इनके कैरेक्टर्स बनाए थ्रू
स्टडी की, इन ऑर्गेनिजम्स को हमने स्टडी किया कि इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। तो इन 5 किंगडम्स में से जो हमारा फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसके पास ही सिर्फ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स कैसा है, कितनी है, ये है यूनिसेल्यूलर। मतलब जो मोनेरन आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा वाले हैं ये भी यूनिसेल्यूलर होते हैं। बस इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो किंगडम मोनेरा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब इनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो उतना डेवलप नहीं है, ऊपर से इनके पास एक सेल है, लेकिन इनकी जो सेल है सेल्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड है, डेवलप्ड न्यूक्लियस है, डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ एक सेल है। फिर इसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। जो फंजाई है ये मतलब यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर होते हैं, क्योंकि कुछ इसके ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, जबकि कुछ इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके अलावा जो प्लांटी की हम बात करें तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और लास्ट में एनिमेलिया भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया इनके बीच में डिफरेंस का। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, इनकी बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो यहां पे तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक एक सेल से मिलकर बने हैं, तो सीधी सी बात है सेल्यूलर है और इनका ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें, तो हमारे पास कई तरह की सेल्स होती हैं। वो सेल्स जो कि आगे जाके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू जो कि आगे जाके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है ऑर्गेनिजम्स में। किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का है, सेल्यूलर है, क्योंकि एक ही सेल है। यहां पर भी सेल्यूलर है। यहां पर अगर बात करें फंजाई में कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनके पास सेल्स तो बहुत सारी हैं लेकिन ये टिश्यू नहीं बनाते हैं। आगे सेल्स बहुत सारी हैं लेकिन वो सेल्स इकट्ठे होकर एक यूनिट के फॉर्म में काम नहीं कर पाती हैं कि हम उनको टिश्यू कह सकें। प्लांटी में सेल तो है ही, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ठीक है। यहां पर सेल्यूलर लेवल से लेके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक पूरा क्लासिफिकेशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सेम एनिमल्स में होता है। मतलब सेल्स भी है हमारे पास बॉडी में, टिश्यू भी है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुआ है। तो ये इनके बीच में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पे कई सारे आपको एक्सेप्शन देखने मिल जाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले अगर हम बात करें किंगडम मोनेरा की, तो हमने दो तरह के न्यूट्रिशंस की बात की थी। एक तो था ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड था हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं ये, और इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स की जैसे हमने बात की थी कि वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो खुद से फूड सिंथेसिस कर लेते हैं। तो इनके पास हालांकि क्लोरोफिल तो नहीं होता है लेकिन फिर भी फूड खुद से ही सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मोनेरन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जो खुद से फूड नहीं बनाते। जैसे कि हम कई सारे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो हमारे अंदर डिसीज कॉज करते हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, डिसीज कॉज करने वाले एजेंट्स क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं। तो ये खुद से फूड नहीं बना रहे, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, या ये डिके कर रहे हैं मटेरियल को, और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं और वहां से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, तो ये मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेटिक एजेंसीज होती हैं या फूड सिंथेटिक एजेंसीज इनके पास होती हैं, लेकिन इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब इनके हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, जैसे कि हमने बात की थी कि डिसीज कॉज करने वाले जो
एजेंट्स हैं वो हर जगह हैं, किंगडम मोनेरा में भी हैं, प्रोटिस्टा में भी और फंजाई में भी हैं, जो ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं। तो हेटेरोट्रॉफ्स ऐसे कौन से हो गए, जैसे अमीबा की बात करें तो ये हमारे अंदर डिसीज कॉज करता है, जैसे अमीबियोसिस। जैसे कि हम एक और प्रोटोजोअन जो कि प्रोटिस्टा में ही आता है, अगर हम बात करें मलेरिया कॉज करने वाले जो प्लाज्मोडियम है, तो वो कहाँ से आता है, ये किंगडम प्रोटिस्टा से आता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर फीड कर रहे हैं, हमारे अंदर ग्रो कर रहे हैं, मतलब हेटेरोट्रॉफ हैं। फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई एब्सोल्युटली हेटेरोट्रॉफ होता है, मतलब ये कभी अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर इसके बाद प्लांटी की अगर बात करें तो ऑटोट्रॉफ एजेंसी है पूरी की पूरी, ये पूरे नेचर में प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ्स हैं। हाँ, इनमें भी आपको एक्सेप्शन, जैसा कि हम कह रहे हैं साइंस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे आगे जब आप बात करेंगे, जैसे निपेंथीस हुआ, पिचर प्लांट, अमरबेल जैसे कस्कोटा, तो इनके बारे में जब आप बात करेंगे आगे तो ये भी किसी ना किसी तरह से दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ उनके अलग अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, वो वजहें आपको पता चलेंगी कि क्यों होते हैं, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। और अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो ये भी पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक एजेंसी नेचर में जो है वो प्लांटी पूरी तरह से है, कुछ प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफ होते हैं और कुछ मोनेरन ऑटोट्रॉफ होते हैं। बाकी फंजाई और एनिमेलिया पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और कुछ मोनेरा हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। हर एक सेल को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल वॉल। अब ऐसा नहीं कि नेचर में हर सेल को कवर करने वाली स्ट्रक्चर हो, तो सेल को कवर तो करती है, मतलब अलग अलग नाम है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल को कवर करने वाली स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन सेल वॉल की बात करें तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होती है। जैसे हम अपनी ये बात करें एनिमल्स में, ह्यूमन की जो सेल वॉल होती है, यहाँ पर किसी भी तरह की सेल वॉल इसे प्रोटेक्शन नहीं देती है या सेल के बाहर नहीं होती है। किंगडम मोनेरा की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल वॉल मोस्टली होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। अगर ये प्रेजेंट होती है तो ये काय की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हैं। फिर इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में मेनली आपको सेल वॉल मिल सकती हैं, कहीं पे नहीं मिल सकती हैं, और अगर होंगी तो वो भी कैसे बनी होंगी, पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड के थ्रू बनी रहती हैं। फिर इसके बाद फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई जाने जाते हैं अपनी सेल वॉल के लिए, इनके पास लगभग हर एक ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल होती है। ये जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है एक डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस से, जिसे हम कहते हैं काइटिन। काइटिन जो स्ट्रक्चर होती है वो नेचर में बहुत हार्ड होती है, तो यहाँ पे जो इनकी सेल वॉल बनाने का काम करता है वो कौन है, काइटिन। फिर इसके बाद अगर आप बात करें प्लांटी की तो हम सभी जानते हैं कि प्लांटी में जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कवरिंग है जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है यहाँ पर। फिर इसके बाद एनिमेलिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल है ही नहीं तो ये तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि किस सब्सटेंस से बनी है या किस सब्सटेंस से मिलकर नहीं बनी है। फिर इसके बाद ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है उनमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पर यहाँ डिवाइड किया है। नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर के फॉर्म में। फिर ऑर्गेनाइजेशन की सेल से लेकर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक किसमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स के बेसिस पर, और स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की सेल वॉल को बनाने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है वो किस तरह का है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज हो सकती है जिसे आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पे हम एक और पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के केसेस में कई सारी वेरिएशंस आपको यहां पे देखने मिलेंगी। जैसे कि हम बात करें प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे आप देखते हैं कि
जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सीड के थ्रू जब नया प्लांट डेवलप हो तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है प्लांट के केस में। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे रोज है, रोज की हम कलम लगा दें मिट्टी में तो वो भी एक नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाती है। दैट इज व्हाट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बहुत स्पेसिफिक अगर आप कर दोगे तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हो आप। तो यहाँ पे कई सारी वेरिएशंस देखने मिलेगी ऐसे ही एनिमेलिया में। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की तो यहाँ पे प्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं फंजाई की बात करें तो यहाँ भी मतलब ये सबसे एंशिएंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, या कह सकते हो कि मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिजम्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर चीजें कहाँ से स्टार्ट होंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होंगी। मोनेरा में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन जैसी प्रोसेस है या ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जिसे साइंटिस्ट स्टार्टिंग काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम देते हैं। इसी तरह से प्रोटिस्टा में है और इसी तरह से फंजाई में भी है। फंजाई से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं कि सही तरह से डेवलप काइंड से होता है। और इसके बाद प्लांटी में भी है, प्लांटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली होता है। प्लांटी और एनिमेलिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सटेंट में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिल सकता है। मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है ये मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसको R.H. विटेकर ने प्रपोज किया था। अगर हम इनके बारे में लिखना चाहें कि इनके हम एक एक एग्जाम्पल लिख दें तो यहाँ पर मोस्टली क्या आते हैं, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी हो सकता है या माइकोबैक्टीरियम लेप्री हो सकता है। कई तरह के डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में डायटम्स आते हैं, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, ठीक है। फिर प्रोटोजोअन्स हैं कई तरह के, वो आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम फंजाई की बात करें तो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमें सुनने में आता है वो क्या है, ईस्ट। ईस्ट को अगर आप देखें तो कई तरह के फूड सब्सटेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे कि अगर खमीर बनाने के लिए जलेबी में यूज किया जाता है, डफ बनाने के लिए मैदे में यूज किया जाता है, या डोसा बनाने के लिए इन सारी जगह पर ईस्ट को यूज किया जाता है, जो जिससे हम फैमिलियर हैं। इसके अलावा भी कई तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है जो फंजाई को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फिर प्लांटी में बात करें तो कई तरह के प्लांट्स हैं। हम आप अपने सराउंडिंग्स में कई तरह के प्लांट्स देखते हैं, मैंगो हो, बनाना हो, पपाया हो, कई तरह के प्लांट्स हैं। इसके अलावा अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो खुद को रख सकते हैं ह्यूमन, ठीक है। तो ये सबके रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं और सबके एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर हम बात करें इन पांचों कैटेगरीज में तो शुरू की 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जो जिनमें इसमें इसकी हर एक कैटेगरी में डिसीज कॉज करने वाले एजेंट्स मौजूद होते हैं। मतलब मोनेरा में भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं, प्रोटिस्टा में भी इसी तरह से, उसी तरह से फंजाई में, इसके बाद प्लांटी में, एनिमेलिया में। अब अगर हम बात करें वेरिएशंस की या डाइवर्सिटी की बात करें तो हर एक कैटेगरी में कई सारी स्पीसीज हैं, कई सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर या जितने डिवीजन्स किए गए हैं, प्लांटी और एनिमेलिया को आप टॉप पर रख सकते हैं। प्लांट्स जिसमें दुनिया के सारे प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं, इनमें 5 कैटेगरीज मेनली बनाई गई हैं जो कि एल्गी से स्टार्ट होती हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये पूरी जो यूनिट है अपनी, ये इसी के बारे में है कि प्लांट किंगडम में जो कैटेगरीज हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनमें कौन से प्लांट्स आते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमेलिया में बहुत ज़्यादा डिवीजन आपको देखने मिल सकता है, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन देखने मिल सकता है, जहाँ पे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये सारी चीज़ें हैं। कॉर्डेटा जहाँ पर हम आते हैं, फिशिस है, मैमेलिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज हैं। तो इस तरह का पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो कि R.H. विटेकर के थ्रू प्रपोज किया गया था और इसे धीरे धीरे साइंटिस्ट के थ्रू आगे बढ़ाया जा रहा है। एक मोस्ट प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन कह सकते हैं जिस पर पूरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बेस्ड है, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया है। और इसे R.H. विटेकर ने इसे प्रपोज किया था। तो ये एक आइडिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। किसी भी तरह का आपका कोई सवाल हो, किसी भी तरह का आपका डाउट हो या किसी भी तरह का सजेशन हो, आप कमेंट में हमारे लिए बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी तरह की समस्या हो तो यहाँ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है 8359095315। इस पर आप कभी भी किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। धन्यवाद।